तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर सेरा हेल्थ एंड ब्यूटी। आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाई हूँ, बहुत इन्फॉर्मेटिव टॉपिक लाई हूँ, दैट इज़ स्वेटिंग, पसीने के फ़ायदे और नुकसान। और उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए बढ़ते हैं पसीने की तरफ। पसीने को इंग्लिश में हम स्वेटिंग कहते हैं, जैसे आप सबको पता है। स्वेटिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो स्वेट ग्लैंड जो हमारे स्किन के अंदर होता है, स्वेटिंग का उससे सीक्रीशन होता है, मीन स्वेट ग्लैंड से जो सीक्रीशन होता है, जिसे हम हिंदी में पसीना भी कहते हैं, उसी को हम स्वेटिंग कहते हैं। स्वेटिंग नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि वो स्वेट ग्लैंड से निकला है। ये इसके जो जनरल फैक्टर्स हैं, जो बहुत नॉमिनल फैक्टर्स हैं, वो कुछ इस तरह के से हैं। वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हीट में, यानी कि जब गर्म है कोई चीज़, या तो आप आग के पास में है, या तो आपका टेम्परेचर ज़्यादा है, या आपका क्लाइमेटिक कंडीशन काफ़ी गर्म है, तब ये पसीना आपको निकल सकता है। दूसरा एक्सरसाइज के दौरान निकल सकता है। तीसरा स्ट्रेस के दौरान निकल सकता है। आपको ले जा रही हूँ कि फैक्टर्स क्या होते हैं पसीने के। अब ये इससे पहले जो मैंने आपको बताया वो जनरल फैक्टर्स थे जो नॉमिनल निकलते हैं, बट और क्या फैक्टर्स होते हैं, चलिए उन पे चलते हैं। तो फैक्टर्स होते हैं जेंडर, मेल फीमेल को अलग अलग पसीना निकलता है। मेल में ये देखा गया है कि पसीना जो स्वेटिंग कंडीशंस होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, तो मेल को ज़्यादा स्वेट होता है, स्वेटिंग आती है। जेनेटिकली भी ये डिपेंड करता है कि जेनेटिक्स कैसा है आपके, जेनेटिकली भी ये मूव करता है। एज पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी एज में हैं, एज भी एक फैक्टर है। एनवायरमेंटल कंडीशन एक फैक्टर है कि एनवायरमेंटल कंडीशन क्या हो रही है। फिटनेस, आप कितने फिट हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका पसीना कैसे निकल रहा है। फिर परसेंटेज ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, हमारी बॉडी में, हमारी स्किन में स्वेट ग्लैंड्स कितने हैं उस पर भी डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा स्वेट ग्लैंड होंगे उतना ज़्यादा सीक्रेशन ऑफ स्वेटिंग होगा। स्पाइसी फूड, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं या अगर आप मसाले वाला खाना खाते रहते हैं रेगुलरली, उस पर भी डिपेंड करता है। और नॉन वेज ईटर पे भी डिपेंड करता है कि वेज हैं कि नॉन वेज हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। हीट फॉर्मेशन फूड, अगर आप ऐसे खाना खाते हैं जो काफ़ी हीट प्रोड्यूस करती है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये थे फैक्टर्स जो आपको मैंने बताया कि इन सब चीज़ों में पसीना आना आपका डिपेंड करता है कि आपको पसीना ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, आप खुद जज करिए। अब मैं आपको बता रही हूँ कि पसीना आना कितना इम्पॉर्टेंट है और उससे आपको क्या बेनिफिट्स होता है, मैं उस तरफ आपको ले चल रही हूँ। तो चलिए, बेनिफिट्स में ये है, डिटॉक्स योर बॉडी। पसीना जो होता है, स्वेटिंग इज डिटॉक्स योर बॉडी, आपको पूरा डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्स हैवी मील्स, अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी मील्स खाए हैं तो उसको भी डिटॉक्स करता है। अगर आपको हैवी मील्स खाने के बाद अगर पसीना आ रहा है, दैट इज़ गुड, आप ये सोचेगा कि खाना आपका डिटॉक्स हुआ है। प्रमोट हेल्दियर स्किन, स्किन आपका बहुत अच्छा होता है और स्किन की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाती हैं। बूस्ट सेक्सुअल ड्राइव, स्ट्रेस हॉर्मोन्स, जो स्ट्रेस हॉर्मोन्स निकलते हैं जिससे आपको स्ट्रेस होता है, हर चीज़ में चिंता करने लगते हैं आप, उसको भी दूर करता है। लोअर रश ऑफ किडनी स्टोन्स, किडनी स्टोन्स की जो कंडीशन होती है उसको ये प्रिवेंट करता है, यानी रोकता है। डिफीट हार्मफुल माइक्रोब्स जो हमारे बॉडी में होते हैं उसको भी ये हटा देता है, मार देता है। रिकवरी आफ्टर एक्सरसाइज, मीन्स आपके जो एक्सरसाइज करने की क्षमता है उसको बढ़ाता है। हम थोड़े से एक्सरसाइज में पहले शुरू में थक जाते हैं, लेकिन अगर हमें पसीना अच्छे से आता है तो हमारी एक्सरसाइज करने की जो क्षमता है वो भी अच्छी होती जाती है। डिक्रीज रिस्क ऑफ एल्जाइमर्स, इसके रिस्क को ये हटाता है और उसके रिस्क को आने नहीं देता। एल्जाइमर्स एक्चुअली होता है डिस्ट्रॉय मेमोरी एंड मेंटल फंक्शन। एल्जाइमर्स का मतलब होता है जो मेमोरी और मेमोरी के फंक्शन को डिस्ट्रॉय हो जाता है, मीन्स उसका जो काम करना है ब्रेन का वो बंद हो जाता है, उसे हम एल्जाइमर्स कहते हैं। उसकी कंडीशन को ये खत्म करता है। रिड्यूस मेनोपॉज,
जिनको मेनोपॉज होने की कंडीशन हो रही है लेकिन स्वेटिंग बराबर अच्छे से होती है जितनी होनी चाहिए, तो ये मेनोपॉज की कंडीशन को भी हटा देता है और उसके सिम्टम्स को भी। ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, हेल्प्स टू ड्रिंक मोर वाटर। आप जितना पसीना आपको आता है आप उतना ही ज़्यादा पानी पीते हैं। ये आपका नेचुरल रिफ्लेक्स एक्शन होता है कि हमें जैसे ही पसीना आता है हम तुरंत जाके पानी पीते हैं। तो ये आपकी वाटर इनटेक को भी बढ़ाता है, क्योंकि मैंने इस पे पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ। वाटर इनटेक हमारे बॉडी के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारी पूरी बॉडी फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज के दौरान अगर हम स्वेटिंग आती है, उससे हमारा एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसे एंडोर्फाइन्स कहते हैं। एंडोर्फाइन्स नेचुरल पेन किलर का काम करता है। मीन्स एक्सरसाइज में आप जिम जाते हैं या आप एक्सरसाइज करते हैं या वॉकिंग करते हैं, आपको पेन होता है, मस्कुलर पेन होता है, नर्व्स पेन होता है, तो वो जो स्वेटिंग है वो एक प्रकार का पेन किलर का काम करता है, जिससे आपको धीरे धीरे पेन जो है वो रिड्यूस होने लगता है और आपकी एक्सरसाइज करने की कंडीशंस जो हैं वो अच्छी होती जाती है, आपकी टाइमिंग ऑफ एक्सरसाइज बढ़ती जाती है। ओपन योर स्किन पोर्स, आपके स्किन पोर्स को खोलता है, जिसमें अगर अब वो नहीं खुलते तो उसमें कहीं ना कहीं इम्प्योरिटीज जमा होती है, जिससे पिंपल, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स जैसी कंडीशन, एक्ने जैसी कंडीशंस बनती है, डेंड्रफ जैसी कंडीशंस बनती है। चाहे स्कैल्प की बात करें, स्किन की बात करें या पूरे ओवरऑल बॉडी की बात करें, तो ये पोर्स को खोलता है और जब तक पोर्स खुले होंगे तो वहाँ कोई भी प्रकार की इम्प्योरिटीज, बैक्टीरिया जमा नहीं होगा, तो ये उसको फ्लश कर देता है। मूड स्विंग्स, ये मूड स्विंग्स को कंट्रोल करता है, स्पेशली लेडीज में। उनके जो चाहे आप मंथली साइकिल बोलते हैं या कोई भी चीज़ों में मूड स्विंग्स बहुत होता है, तो मूड स्विंग्स को भी ये कंट्रोल करता है। रिलैक्स योर माइंड, माइंड को रिलैक्सेशन करने में बहुत हेल्पफुल होता है। रेगुलेट्स योर बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को ये कूल डाउन करता है। अगर आपका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, जो नॉर्मल होना चाहिए, अगर स्वेटिंग आ जाती है तो स्वेटिंग से तुरंत बॉडी टेम्परेचर जो होता है गिर जाता है, जिससे कूलनेस प्रोवाइड हो जाती है आपकी बॉडी में, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। स्किन, हेयर हेल्दी होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, स्किन और हेयर के लिए बहुत अच्छा है। प्रिवेंट हीट स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक को बिल्कुल अवॉइड करता है, हीट स्ट्रोक नहीं लगने देता। हीट स्ट्रोक का हम लू भी कहते हैं। अगर पसीना आ रहा है तो आपको हीट स्ट्रोक की कंडीशन निग्लिजिबल हो जाती है। इंटरनल ऑर्गन फंक्शन प्रॉपरली, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, चाहे किडनी का फंक्शन हो गया, लिवर फंक्शन हो गया, कोई भी प्रकार के हमारे जितने बॉडी में फंक्शन है उसको ये बहुत अच्छे से रेगुलेट करता है और अच्छे से फंक्शनिंग करने में हेल्प करता है। ये एंटीबायोटिक का भी काम करता है, ये एक बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है। मीन्स ये माइक्रोब किलर का भी काम करता है। अगर ये हमारे अंदर माइक्रोब्स है बैक्टीरिया के फॉर्म में, वायरस के फॉर्म में, उसको भी ये मारता है और उसको हाइजीनिक बनाने में हेल्पफुल होता है। अगर स्वेटिंग निकल रहा है तो आपका ब्रेन सबसे ज़्यादा हेल्दी होगा। अगर आपकी बॉडी से स्वेटिंग हो रही है तो मीन्स आपको ब्रेन में जूस मिल रहा है और आपकी ब्रेन जो है वो हेल्दी हो रहा है। तो स्वेटिंग इज गुड फॉर ब्रेन ऑल्सो। स्वेटिंग इज HVAC सिस्टम फॉर बॉडी। H से हीटिंग, V से वेंटिलेशन, A से एयर, C से कंडीशनिंग, कंडीशन यूनिट। हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशन यूनिट, ये आपका कॉमन भाषा में बोला जाए तो ये आपके बॉडी का AC का काम करता है। जिस तरह गर्मियों में हमें AC की ज़रूरत पड़ती है और AC की हवा से हमें सुकून मिलता है, उसी तरह ये अंदर बॉडी के हमारे AC का काम करता है। अगर पसीना निकल रहा है तो वो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, कूलेंट का इफेक्ट हो रहा है। आप AC की तरह उसको अपनी बॉडी में, जिस तरह AC में हमें ठंडक मिलती है उस तरह हमारी बॉडी में भी ठंडक उसी से होती है। देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्वेटिंग आना और स्वेटिंग आने के कितने सारे बेनिफिट्स हैं। अब मैं चलती हूँ कि इसका रेट कितना होना चाहिए, किसी को भी स्वेटिंग कितना आना चाहिए। चाहे आप बहुत ज़्यादा अच्छे एथलीट हो, जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मैक्सिमम 10 लीटर पसीना जो होता है एक दिन में काफ़ी होता है। 10 लीटर से ज़्यादा पसीना नहीं आना चाहिए। अगर आपका 10 लीटर से कम आ रहा है
तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कितनी होती है, आप कितना फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन स्पेशली एथलीट्स जो होते हैं, जो एक्सरसाइज बहुत करते हैं, उनका मैक्स टू मैक्स 10 लीटर जो होता है, 10 लीटर्स अ डे, वो काफ़ी होता है हमारी बॉडी से पसीना आना। तो आप ये सोच सकते हैं कि हमारा जो पसीना इतना निकलता है, मिनिमम भी हमारा पसीना काफ़ी निकलता है। अगर हम एक्सरसाइज नहीं भी करते हैं, अगर हम एथलीट नहीं भी हैं, अगर हम नॉर्मल अपने घर का काम कर रहे हैं, तो भी हमारा सोचिए कितना पसीना निकलता होगा। उस हिसाब से आप ये सोचिए कि आपको पानी कितना पीना चाहिए। आप सिर्फ 2 ग्लास पानी पीते हैं, 2 लीटर पानी पीते हैं, आप सिर्फ 3 लीटर पानी पी के खुश हो जाते कि नहीं हमने 3 लीटर पी लिया, अब नॉर्मल हमारा हो गया। ऐसा नहीं है। आपका जितना पसीना आता है उसके हिसाब से आप पानी पीजिए। हो सकता है आपका पानी भी कम पड़ रहा हो, तो आप ये सोचिए कि पसीना आना भी इम्पॉर्टेंट है और पानी पीना भी कितना इम्पॉर्टेंट है। हाइपोहाइड्रोसिस एंड हाइपरहाइड्रोसिस, आपने नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा, लेकिन मैं आज आपके इसको बारे में बताने जा रही हूँ। हाइपोहाइड्रोसिस वो होता है जब आपको नॉर्मल से भी कम पसीना आता है, और हाइपरहाइड्रोसिस वो होता है जब आपको नॉर्मल से ज़्यादा पसीना आता है। तो ज़्यादा पसीना आना भी अच्छा नहीं है और कम पसीना आना भी अच्छा नहीं है। तो ये 2 डिजीज़ के बारे में आज हम जानेंगे स्वेटिंग के रिलेशन में। पहले चलते हैं हाइपोहाइड्रोसिस की तरफ। मैंने आपको बता चुकी हूँ हाइपोहाइड्रोसिस जो होता है उसमें स्वेटिंग एब्सेंट होती है, मतलब स्वेटिंग आती ही नहीं है, या तो बहुत कम आती है और नॉर्मल से बहुत ज़्यादा कम होती है। आप कितना भी पानी पिएं उसमें एक टेंडेंसी हो जाती है कि आपको पसीना आता नहीं है। तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सबसे पहले उसमें हीट स्ट्रोक हो सकता है, नर्व डैमेज हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, स्किन डैमेज हो सकता है, ऑर्गन फंक्शन जो है वो आपका अच्छे से नहीं करेगा। ऑर्गन फंक्शन चाहे कोई भी ऑर्गन का हो, फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आएगी, प्यूपल डिसऑर्डर आई होगा, पार्किंसन डिजीज़ हो जाता है, एट्रोफी हो सकता है, एमाइलोडोसिस हो सकता है। एमाइलोडोसिस यानी ऑर्गन फेलियर हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, जीन्स में भी हमारी डैमेज हो जाता है। तो ये होता है हाइपोहाइड्रोसिस से। और अब हम चलते हैं हाइपरहाइड्रोसिस में। हाइपरहाइड्रोसिस में मतलब ये होता है एक्सेसिव स्वेटिंग, मीन्स स्वेटिंग जो है नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। डिस्टर्ब्स डेली रूटीन, हमारा जो डेली रूटीन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इमोशनल स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा पसीना आने से भी इमोशनल स्ट्रेस होता है। डायबिटीज हो जाती है, दोनों कंडीशन में डायबिटीज़ हो सकती है। हार्ट इन्फेक्शन हो जाता है, हार्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, फीवर आ जाता है। आपको कुछ नहीं भी होगा तो भी थोड़े थोड़े टाइम में फीवर आएगा और हार्ट अटैक आ सकता है, हीट एग्जॉशन हो सकता है, HIV एड्स भी हो सकता है, हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है, ल्यूकेमिया हो सकता है, मलेरिया हो सकता है। मेनोपॉज की कंडीशन बहुत जल्दी आ सकती, मतलब अभी आपकी एज नहीं होती और आपको मेनोपॉज आ सकता है। लिम्फोमा हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है और ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकता है। मैंने आपको बताया कि हाइपोहाइड्रोसिस क्या हो सकता है और हाइपरहाइड्रोसिस में क्या हो सकता है। तो देखिए, पसीना ज़्यादा आना भी गलत है और नहीं आना भी अच्छा नहीं है। पसीना नॉर्मली अगर आए तो बहुत अच्छी चीज़ है। डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, यानी आपका जो टॉक्सिक है वो फ्लश आउट हो रहा है, वो एक्सक्रीट हो रहा है, तो उसे होने दें। बहुत अच्छी चीज़ होती है नॉर्मल पसीना आना। अब मैं आपको बताऊंगी कि हाइपोहाइड्रोसिस यानी अगर आपको पसीना नहीं आ रहा है तो आपको कैसी डाइट खानी चाहिए, और अगर आपका पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आपको कैसी डाइट खानी चाहिए। तो आप अपने जज खुद बनिए। नॉर्मल आता है तो अच्छी बात है, आप सब कुछ खा सकते हैं, और अगर आपको कम या ज़्यादा आता है उसमें आपको ये डाइट फॉलो करने से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और मेरा ये उद्देश्य होता है कि बिना मेडिसिन के मैं आपको एकदम परफेक्ट कर दूं, हेल्दी बना दूं। हाइपोहाइड्रोसिस डाइट मैं लेके आई हूँ आपके सामने। इसमें है गार्लिक, इसमें आपको गार्लिक का यूज़ करना है, जिंजर का यूज़ करना है, ग्रीन चिली खाने हैं। एज अ खाने में आपको अलग से नहीं खाना है, गार्लिक आप अलग से ले सकते हैं, लहसुन और जिंजर भी आप डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं। ब्लैक पेपर यूज़ करिए,
टर्मरिक यूज़ करिए। टर्मरिक बहुत अच्छी चीज़ होती है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। अगर आपका पसीना नहीं निकल रहा, आप चाय में भी हल्दी डाल सकते हैं, हल्दी दूध का भी प्रयोग कर सकते हैं। वार्म वाटर यूज़ करिए। अगर आप 1-2 टाइम में, जैसे कि सुबह या रात में अगर वार्म वाटर पी रहे हैं, तब भी आपको स्वेटिंग होगी और आपको अच्छा फील होगा। वार्म फूड खाइए, जिस फूड की तासीर गर्म होती है ऐसे खाना खाइए। मैंगोज़ का यूज़ करिए, आम बहुत अच्छी चीज़ होती है, आम गर्म भी करता है, उसमें एप्पल्स, ऑरेंजेस बहुत अच्छी चीज़ होती है। अनियन भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। रूट वेजिटेबल्स, जिसका कंद वाला जो सब्जियां होती हैं उसका यूज़ करिए। बीन्स यूज़ करिए, आलू का यूज़ करिए, पोटैटो। नॉनवेज खाइए, रेड मीट का यूज़ करिए। तो ये सब चीज़ें अगर आप खाएंगे तो आपको हाइपोहाइड्रोसिस में हेल्पफुल होगा और आपको स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगा। फिर अब हाइपरहाइड्रोसिस में हम चलते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पसीना आता है, मीन्स आपका पसीना जो है 10 लीटर से ज़्यादा है, क्योंकि 10 लीटर मैक्सिमम होता है, एथलीट्स को आता है। हाइपोहाइड्रोसिस हमें सब में बहुत कॉमन है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको पसीना नहीं आता। लेकिन हाइपरहाइड्रोसिस बहुत रेयर होता है कंडीशन। ये एथलीट का जो पसीना होता है 10 लीटर, अगर आपको 10 लीटर से ज़्यादा पसीना आता है तब ये डाइट को फॉलो करें। और ये डाइट में मैं चलती हूँ, सबसे पहले चीज़ का यूज़ करें, दही का यूज़ करें, दूध का यूज़ करें। चीज़, दही, दूध, स्किम मिल्क बहुत अच्छी चीज़ होती है। वाटरमेलन खाइए, स्ट्रॉबेरी खाइए। वाटरमेलन और स्ट्रॉबेरी अच्छा कूलेंट इफेक्ट करता है। कुकम्बर खाइए, जिसे खीरा भी कहते हैं। लेट्यूस यूज़ करें, लेट्यूस खाएं। एग खाएं। ऑलिव ऑयल पिएं, अगर आप वर्जिन ऑलिव ऑयल पी सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बादाम खाएं, बादाम का प्रयोग करें। पम्पकिन सीड्स खाएं, पम्पकिन सीड्स बहुत अच्छी चीज़ होती है, कूलेंट इफेक्ट करती है। H2O मीन्स वाटर इनटेक अच्छे से करें, ज़्यादा करें। कॉलीफ्लावर खाएं, कॉलीफ्लावर से भी बहुत आपका कूलेंट इफेक्ट होता है। ब्रिंजल या एग प्लांट यूज़ करें, जिसे भटा भी कहते हैं, भटा भी अच्छी चीज़ होती है। पत्ता गोभी खाएं, कैबेज बहुत अच्छी चीज़ होती है। स्पिनच खाएं, लीफी वेजिटेबल्स जितना खाएंगे उतना कूलेंट इफेक्ट होगा। ब्रोकली खाएं, ब्रोकली अच्छी चीज़ होती है। ओट्स खाएं। स्वीट पोटैटोज यूज़ करें, जिसे शकरकंद भी कहते हैं। केला खाएं। बनानास, वो भी कूलेंट इफेक्ट होता है। ग्रीन टी पिए, ग्रीन टी में भी कूलेंट इफेक्ट होता है, वो आपके कहना चाहिए स्वेटिंग को कंट्रोल करेगा। इनफैक्ट वो नॉर्मल जितना स्वेटिंग है उसको करेगा और बाकी एक्सेसिव स्वेटिंग को कंट्रोल करेगा। ये था मेरा आज का टॉपिक और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, बहुत हेल्पफुल होगा। और जो चीज़ें आप नहीं जानते होंगे कि हमारे लिए पसीना कितना इम्पॉर्टेंट है, तो वो आपको मेरे आज के वीडियो में नॉलेज मिल गया होगा। एक चीज़ का याद रखिएगा, हाइपरहाइड्रोसिस जो होता है बहुत रेयर होता है। हाइपोहाइड्रोसिस जो होता है वो कॉमन होता है। मतलब हमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको पसीना नहीं आता है, लेकिन एक्सेसिव पसीना आना बहुत रेयर होता है। मीन्स 10 लीटर जो एथलीट्स को पसीना आता है वो मैक्सिमम होता है। अगर आपको उससे ज़्यादा आ रहा है तभी आप हाइपरहाइड्रोसिस का डाइट प्लान फॉलो करेंगे। और वैसे उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, आप वो सब चीज़ें भी खा सकते हैं, वो कूलेंट का इफेक्ट करेगा, लेकिन पसीना आना बहुत ज़रूरी है, आप ये चीज़ को याद रखें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मैं चलती हूँ, फिर से आऊँगी अपने नए वीडियो के संग। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।